Okay, well, good afternoon to all of you. Myself Dr. B.S. Mishra. Today I will discuss. इससे पहले जो हम लोगों ने कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको किया था, कलेक्टिव बार्गेनिंग के डिफिनीशन, प्रोसेस, सिस्टम, टाइप्स, इम्पैक्ट, प्रोसीजर्स एंड पार्टिसिपेशन फिनोमेनन. ये दिस वन इज द लास्ट चैप्टर, स्टैट्यूटरी मशीनरी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, under the industrial relation. So first of all, we discuss about what is the industry. Industry refers to the, according to the industrial law, according to the industrial system and the Factories Act, Industrial Dispute Act. Primarily we discuss about the industry. What is the industry? Industry means there were any types of investment with the sense of profit gaining. नंबर 1, जहां हम पैसे का निवेश इस उद्देश्य से करते हैं जिससे हम उससे मुनाफा कमा सकें. दूसरा, देयर वर द सिस्टमेटिक एक्टिविटी. वहाँ जो फंक्शनिंग्स हैं, जो एक्टिविटीज़, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम एंड एडॉप्टेशन, रेगुलेटरी, मशीनरीज, गवर्नेंस, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स, पार्टिसिपेंट्स, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर गवर्नेंस, जहाँ एक सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हों. तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन, there were the systematic activities. Secondary, investment with the sense of the profit gaining. जो हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रॉफिट गेनिंग के लिए कर रहे हैं, मुनाफा कमाने का उद्देश्य है. और इस प्रॉफिट गेनिंग फिनोमेना में दो फंडामेंटल प्रोसेस. सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड अंडर द गवर्नेंस प्रोसीजर्स विद द फॉलो ऑफ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नेंस. जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, वो गवर्नेंस के प्रोसीजर्स को, नॉर्म्स को, पॉलिसीज़ को, सिस्टम्स को, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कर रहा हूँ. किसी भी तरह का लीगल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग द बिहेवियरल फिनोमेना एज वेल एज द ह्यूमन राइट्स. एंड देयर आर द पार्टिसिपेशन. One is the in power of employer and other in the power of the employees. दो लोग पार्टिसिपेशन का मेन फंडामेंटल प्रोविजंस है, जहाँ एक सोल कंसेंट में एज ए एम्प्लॉयर है, दूसरे एज ए एम्प्लॉई है. हायरिंग प्रोसीजर्स completed under the constitutional norms whatsoever decided by the democratic governance, military ruler governance, क्राउन गवर्नेंस. गवर्नेंस में हम 2-3 क्राइटेरियाज को देखते हैं. मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंटली सिनेरियो में जो ग्लोबल सिस्टम में है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के सिस्टम, जो सेलेक्टेड गवर्नेंस है, गवर्नेंस के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स मिले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स डेवलप की गई हैं, जो लेजिस्लेशंस डेवलप किए गए हैं, जो एम्पावरमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशन है, वेज के रिलेटेड लेजिस्लेशन, सारे लेजिस्लेशनों को जो इम्प्लीमेंटेड हैं, अलाइव हैं विद द अप्रूवल ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच, with the approval of the competent authority, with the approval of the constitution or any other code like that the Supreme Court and High Court. इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी. तो वहाँ सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो, फाइनेंशियल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो, प्रॉफिट गेनिंग का सिस्टम हो, ऑब्जेक्टिव हो. ये सारे कंपोजिशंस ऑब्जेक्टिव है टू द रिफॉर्मेशन, मैक्सिमाइजेशन, हेल्प एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल नीड. जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारी सर्विस है, वो सोशल नीड्स को फुलफिल करती है. एंड लास्ट प्रोसीजर्स, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फुलफिल द ह्यूमन नीड, वांट एंड सर्विसेज. ह्यूमन की नीड, जैसे मेडिसिन आपको रिक्वायरमेंट है, आपको इंटेक्स के लिए एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और सारे कंजम्पशन के प्रोविजंस में ये केवल ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो यहाँ इस 6 फंडामेंटल सिस्टम में, यहाँ हम इस 6 फंडामेंटल में ये जनरेट करेंगे कि इंडस्ट्री हम किसको कहेंगे. पहला, स्टैट्यूटरी इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल गेनिंग, प्रॉफिट मोटिव्स, पार्टिसिपेटरी फिनोमेना, ये सारी चीज़ें जहाँ कंपोज करेंगे उसी फिनोमेना में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के
ऑप्ट करते हैं। सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या क्या हैं पार्टिसिपेटरी प्रोविजन में, जो इम्प्लाइज हैं और इम्प्लायर्स के। इम्प्लायर्स के पास पावर है, सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, पावर्स के अकॉर्डिंग हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ दो पोर्शन है, पहला एक इम्प्लाई है, दूसरा एम्प्लायर है। एम्प्लाइज को अपने मेंबर्स के सेफ्टी इन द सेक ऑफ द यूनियन मेंबर्स, एम्प्लाइज के जो मेंबर हैं वो ट्रेड यूनियन डेवलप करते हैं। ट्रेड यूनियन है ना, ये एम्प्लाइज एसोसिएशन है, एम्प्लाइज यूनियन में मेंबरशिप यूनियनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। दिस वन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंसिस्टेंसी। सारे लोग मिनिमम 7 मेंबर्स के साथ ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड द पावर ऑफ यूनियनाइजेशन विद द ग्रुप ऑफ पीपल्स, विद द रिलीजन्स ऑफ द पीपल, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द जेंडर, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, कम्युनिटीज, कल्चर एंड द क्रीड। यहाँ किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम है अंडर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य के सभी परिक्षेत्र में हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। 7 लोग मिलके हम मेंबरशिप को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। दिस वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द डेमोक्रेटिक मेंबर्स फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द सेक ऑफ इन द सेक ऑफ द यूनियन मेंबर्स। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग का एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन किसका है? ह्यूमन बीइंग का। एम्प्लायर कौन है? ह्यूमन बीइंग। एम्प्लॉइज कौन है? ह्यूमन बीइंग। यार यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है विद द पावर, तो हम अपनी सेफ के लिए हम इस एक्ट का यूज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में इस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूनियनाइजेशन के खिलाफ। दूसरा एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर्स का एसोसिएशन होता है। एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन जैसे बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूको बैंक एसोसिएशन, many types of industry which is established under the factories, under the industries, under the constitutional provisions liable to the established association with the purview of the maximization, safeguard and the establishment of the legal phenomena in the state and the maintaining the state legislation system। तो यहाँ एम्प्लॉयर एसोसिएशन के साथ में हम नेशनल लेवल पे और एम्प्लॉइज़ के साथ में हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, हमने ट्रेड यूनियन में आपको लेवल बताया था और इससे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग में हमने आपको बताया है कि यहाँ यूनिट लेवल, इंडस्ट्री लेवल एंड नेशनल लेवल, 3 तरह के लेवल है। यूनिट लेवल पे हम डिस्कशन करते हैं एम्प्लॉय और प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ पे है सोल अथॉरिटी। इंडस्ट्री लेवल पे इंडस्ट्रीज़ के जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यूनियन विद द वर्सेस ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। नेशन की बात करते हैं हम नेशन वाइड पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इस लेवल के अकॉर्डिंग डिमांड एंड द डिमांड के रिक्वेजिशंस को हम डेवलप करेंगे जो लीगल फॉर्मुलेशंस है, और इसी लीगल सिस्टम के साथ में हम इन चीज़ों को डिस्कशन के इंडस्ट्रियल सिस्टम में आते हैं। सवाल ये उठता है डिफरेंसेस कैसे होते हैं, डिफरेंसेस कैसे आते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। पहला एक क्वेश्चन है, अगर हम लोगों के रिलेशन में डिफरेंसेस आते हैं, ये रिलेशन है इंडस्ट्री में, रिलेशन किसके थ्रू है? एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर के थ्रू। यहाँ 3 डायमेंशन है। पहले डायमेंशन में हमने यहाँ गवर्नेंस किया, हम इंडिया लिखते हैं, यहाँ एम्प्लॉइज हैं और यहाँ एम्प्लॉयर है, 2 पोर्शन है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नेंस का लेजिस्लेशन है जो टॉप पे है, इसी के रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का, इनकी लाइफ का प्रोजेक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है, स्कॉट करते हैं, ये डेवलप करते हैं अंडर द नॉर्म्स, गवर्नेंस नॉर्म्स। अब इस गवर्नेंस की प्रोसीजर्स में अगर यहाँ डिफरेंसेस आते हैं, इट मीन्स देयर वेयर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द राइट्स, maximum यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर
एंड एवॉइडेंस ऑफ द पावर, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर। अगर यहाँ दो लोग हैं, सपोज दैट ये ए है और ये बी है, एम्प्लॉयर को हम बी मानते हैं, अगर बी अपनी पावर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है तो दिस वन इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। आप अपने पावर का अधिक उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों का शोषण कर रहे हैं। एवॉइडेंस ऑफ द पावर, अगर आप हैं एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए ही ड्रॉबैक्स हो रही हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स में डिस्क्रिमिनेशन है, राइट्स में डिस्क्रिमिनेशन हैं, इट मीन्स दिस वन इज द नोन एज द एवॉइडेंस ऑफ द पावर। या तो आप अपने पावर का अधिक उपयोग कर लिए या अपने पावर का उपयोग आपने नहीं किया। अगर आपने अपने पावर का उपयोग नहीं किया, दिस वन इज द आल्सो रॉन्ग। एंड अगर अपने पावर का अधिक यूज किया तो भी दिस वन इज द आल्सो रॉन्ग। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस एंड n number of demand whatsoever provided by the legislation with the benefit of the employees and given by employer, if it is not as per the standard applicable, so this one is create the differences between the relation। तो पहला इक्वेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का रिलेशन है, दूसरा एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉयर का रिलेशन है। दो शेयर होल्डर्स हैं, स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर्स है, या नंबर ऑफ पीपल्स हैं, और वो अपने शेयर्स के लग के एम्प्लॉयर इस्टेब्लिशमेंट किए, और इस इस्टेब्लिशमेंट में शेयरिंग का, पावर का, अथॉरिटी का, इस्टेब्लिशमेंट का, इन सारे चीज़ों का डिफरेंसेस है, और यहाँ एक दूसरे में बैलेंस इम्बैलेंस हो गया। तो इस प्रोविजंस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के रिलेशंस डैमेज हो जाते हैं। एपेक्स अथॉरिटी के रिलेशंस अगर डैमेज हो गए तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कंप्लीट इफेक्ट आएगा, और ये इफेक्ट आपको रिलेशंस को डैमेज कर देगा, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी इसमें डिस्टर्ब है तो बाकी सपोर्टिंग अथॉरिटी आल्सो एंजॉइंग द योरसेल्फ। पहला एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का, दूसरा एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉयर का रिलेशन, और थर्ड है एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज रिलेशन। यूनियन है ये एम्प्लॉइज है, सपोज दैट इसमें 4 यूनियंस हैं, एक यूनियन आप एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए यूनियन एक्ट के थ्रू। अब यहाँ 4 आपके यूनियन हैं, चारों यूनियन की अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट। जाहिर सी बात है अगर एक सिस्टम में है ये डिफ्रेंशिएट करे, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंस होंगे, यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशंस डिफरेंट करेंगे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव्स यूनियन के, सपोर्ट दे ये डी है, ये सी है, ये है और ये एफ है, ये 4 यूनियन है, चारों यूनियन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव, चारों यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस अलग हैं। तो चारों यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स अगर डिफरेंस है एक ही यूनिट में, तो यहाँ पे इनके डिमांड विद ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वन इज क्रिएट द डिफिकल्टी, दिस वन इज क्रिएट द इररिलेवेंसी, दिस वन इज क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर रिलेशन। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को शोषण करता है, किसी भी तरह का व्यवहार, साइको, मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो रिलेशन डैमेज हो जाए। सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट को डैमेज कर रहा है, सुपरवाइजर अपना जो अपने इमीडिएट बॉस हैं उनको रिफरेंस करने में किसी भी तरह का डैमेज कर रहा है, या जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द वर्कर इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशंस में, तो यहाँ डैमेजेस होते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर एमिकेबिलिटी, सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं एमिकेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेट किया है पार्टिसिपेंट्स ने, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट्स हो, जो भी हो, ये लोगों ने ये एमिकेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेट किया। अब अगर एमिकेबिलिटी बाय द बिहेवियरल फिनोमेना with the collective bargaining, with the participation, with the amicabulations, ये हम सेटल्ड कर लेते हैं, तो देयर वेयर नो प्रॉब्लम। अगर ये चीज़ नहीं सेटल हुई और डिफरेंसेस जो आए, कॉन्फ्लिक्ट जो आई, वो कॉन्फ्लिक्ट ग्रीवांसेस में चेंज हो गई, और ये ग्रीवांसेस रिटन वैल्यू प्रोड्यूस कर दिया, और ये रिटन वैल्यू डिस्प्यूट में आ गया, तो डिस्प्यूट के प्रोविजंस में हम इसे कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ सिस्टम है कोर्ट का। तो हम लेबर कोर्ट में बॉटम में लाइन में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे हमारे कोर्ट के चैनल हैं, और इन कोर्ट के चैनल में जो एथेंटिक प्लेस है अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, तो हम वहाँ पे जाते हैं। अब हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम में इसी डिस्प्यूट के
सेटलमेंट के लिए जो लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी, इसको स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म या डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी इसको भी कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ों पर। हम क्या करते हैं इस मशीनरी में, ये मशीनरी कंपोजिशन फिनोमेना है, इस कंपोजिटरी फिनोमेना में हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है इसके ऑर्गेनाइजेशनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल फेज में लीगल फॉर्मुलेशन के साथ। इस लीगल सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो लीगल मैनर से लीगल टर्मिनोलॉजी में डिसीजंस होते हैं उसमें किसी भी तरह का ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। तो इस डिफरेंसेस में स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म में हम वर्क्स कमेटी इस्टेब्लिश करते हैं। इस वर्क्स कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू होता है। 100 और मोर एम्प्लॉइज़ के अकॉर्डिंग हम ये डेमोक्रेटिक मैनर से इसे इस्टेब्लिश करेंगे और इसी डेमोक्रेटिक मैनर से ये कमेटी डिसीजन लेगी बाईफोकल पार्टिसिपेशन। यहाँ इस बाईफोकल पार्टिसिपेशन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इनके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे और एविडेंस के साथ काम करते हुए उसका जो डिसीजन होगा वो हम करेंगे। इसमें अथॉरिटी कॉन्सुलेशन ऑफिसर है और इस कॉन्सुलेशन ऑफिसर का ही ये रिकमेंडेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं, जुरिडिक्शनल पोस्ट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के फिनोमेना में है और इनके थ्रू एक बोर्ड बनाया जाता है जिसमें वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। और इस बोर्ड के साथ में बोर्ड प्रूफ डेवलप कर सके इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश करते हैं जो लीगल एविडेंस के साथ सिचुएशनल फिनोमेना में चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है। अब यहाँ हम आपके वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की बात करेंगे कि आप अपने तरफ से क्या कहेंगे और आप पे एलिगेशंस क्या लगाए गए हैं। और ये एडजुकेशन जो आपका जुरिडिक्शनल प्रोसीजर है जिसमें लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल है, थोड़ा ये जल्दी में हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आपको नोट्स हम दे चुके हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस आपका इस पर हमने 2 बार क्लासेस लिया था, एक किसी की बताने पे और एक रेगुलर क्लासेस में हुआ था। तो इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो फ्री कॉन्फ्रेंस से जो क्लास हम करते थे तो उससे हम कर देंगे और आपके जो प्रश्न हों, जो भी आपको डाउट्स हो वो हमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा और वो हम उस पर आपको कोई क्वेश्चन को देंगे। तो आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हम इस मैकेनिज्म की बात किए हैं और इससे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की है जिसमें, और इससे पहले आपकी ग्रीवेंसेस की बातें हुई हैं। तो अभी अगर किसी भी और डाउट्स की बातें या कोई भी नोट्स आपके पास सारे गए हैं वो ऑनलाइन हैं, वो आप प्रिंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।